साल चुनावी है, चढ़ा सियासी पारा है। चिंतन में हुआ मंथन, काम ही कांग्रेस का हथियार है। मंत्री लेंगे फीडबैक, टटोलेंगे जनता की नब्ज। बीजेपी की बड़ी बैठक, बनेगी जीत की रणनीति। जीतेगा वही जो करेगा जनता की बात। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। विधानसभा चुनाव में करीब 9 महीने का वक्त बचा है। सियासत जोर पकड़ने लगी है, दावों का शोर सुनाई देने लगा है और वादों की झड़ी भी लगने लगी है। कोई अपने काम गिना रहा है तो कोई किसी का नाम भुना रहा है। कांग्रेस का यह कहना है कि चिंतन शिविर से उसे नई दिशा मिली है। मंत्री फील्ड में उतरने वाले हैं, जनता से फीडबैक लेंगे और उनकी नब्ज को टटोलेंगे। कांग्रेस का यह दावा है कि जनहित की योजनाओं के दम पर फिर से सरकार रिपीट होगी और दांव में बीजेपी भी पीछे नहीं है। कानून व्यवस्था हो या फिर महंगाई, बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने में अपनी पूरी ताकत प्रदेश में लगा दी है। बीजेपी का यह दावा है कि जनाक्रोश यात्रा में उमड़ी जनता ने उनके मुद्दों पर मोहर लगाई है। कुछ ही दिनों में बीजेपी कार्य समिति की बैठक भी होगी। 2023 के लिए रणनीति पर मंथन होगा। दावे सबके हैं, सियासी मोहरे सब बिठा रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसला जनता करेगी। और आज इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे कि कौन से मुद्दे जनता तक पहुंचाने में कौन हावी रहेगा, किसको जनता चुनेगी और किस आधार पर चुनेगी। लेकिन पहले देखते हैं आज के बड़े सवाल। सवाल नंबर 1, क्या 2023 के चुनाव में चेहरे पर मुद्दे हावी होंगे? चेहरे से ज्यादा अब मुद्दों की बात हो रही है। सवाल नंबर 2, क्या विकास के दम पर चुनाव जीता जा सकता है? और सवाल नंबर 3, क्या चेहरे के सामने असली मुद्दे पीछे रह जाते हैं? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं और मैं मेहमानों से आपका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ आज के खास मेहमानों में पंकज मीणा, भारतीय जनता पार्टी के नेता, साथ ही साथ आरसी चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, और इनके साथ एसपी मित्तल वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आरसी चौधरी साहब, आप इसे शुरुआत करेंगे कि चिंतन से आखिर क्या निकला, और सबसे बड़ा सवाल तो इस बात को लेकर के है कि क्या चेहरा वापस से गद्दी दिलाएगा या फिर विकास की योजनाओं के दम पर राजस्थान आपको दोबारा मिलेगा? हेमंत जी, राजस्थान की जनता ने 2018 के अंदर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार देके जो हमने जनता के बीच में घोषणा पत्र के माध्यम से जो वादे रखे थे, 501 जो वादे करके गए थे, माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जब सरकार के अंदर मुख्यमंत्री के तौर पे आसीन हुए तो उस घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज के तौर पे पेश किया। और उस सरकारी दस्तावेज का जब सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होता था तब जनता के बीच में लेखा जोखा रखते थे। आज 4 साल पूर्ण हो गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्वतंत्र योजनाओं को जो हम घोषणाएं की थी घोषणा पत्र के अंदर, उनको पूर्ण कर दिया गया। 19 जो योजनाएं हैं वो लगातार 19% जो योजनाएं हैं वो क्रियाशील है, और कुछ योजनाएं हैं जहां पे केंद्र की अनुमति और केंद्र के विधान है वो उसके सामने है। जनता की अदालत के अंदर हम जो लोक कल्याणकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो योजना लेके आए, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, चाहे महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल हो, चाहे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी बिल हो, चाहे इंदिरा रसोई हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम हो, चाहे हमारी माताओं और बहनों के लिए उड़ान की योजना हो, तमाम हर वर्ग के लिए सामाजिक सुरक्षा हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, हर वर्ग में सरकार ने जो अनुकरणीय कार्य किए उसी का श्रेय जनता ने हमें जो उपचुनाव है उसके माध्यम से दिया। और हम इन्हीं काम के आधार पे राजस्थान की जनता के पास में पहुंचेंगे, क्योंकि जनता वादों पे जो जनता की अदालत में करके आए थे उन पे जवाब मांगती है। आज 26 जनवरी से कांग्रेस का हर कार्यकर्ता हर घर पे दस्तक देगा और बताएगा जो आपने आशीर्वाद दिया उसका हमने ये लेखा जोखा पेश किया। और भारतीय जनता पार्टी के 25 सांसद राज्य की जनता ने चुन के भेजे,
उनका लेखा जोखा भी मांगा जाएगा। इसलिए ये राजस्थान की जनता देश के अंदर नजीर पेश करने जा रही है। मुद्दों पे चुनाव हो, लोगों के हित की बात हो, लोक कल्याण की बात हो, राजस्थान का हर व्यक्ति निश्चिंत होकर सोता है, क्योंकि उसे ना शिक्षा का चिंता है, ना स्वास्थ्य की चिंता है, ना किसी अन्य चीजों की चिंता है। हर वर्ग इस सरकार के अंदर लोक कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित हुआ है। जी, लेकिन चौधरी साहब कोई चेहरा भी होगा क्या इन सबके साथ? मुझे लगता है कि चेहरे से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है काम। जनता चेहरे नहीं, चेहरे बहुत अलग तरीके से होते हैं। अच्छा। जनता की अदालत में कुछ करते हैं, उन चेहरों के तौर पे ठगा गया है। एक व्यक्ति की बात करके राजस्थान की नहीं पूरे देश की जनता अपने आप को ठगा महसूस करता है कि व्यक्ति के बात पे, व्यक्ति पे, चाहे नगरपालिका का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे देश का चुनाव हो, के नाम पर किसने ठगा? मतलब सरकार यहाँ तो आपकी है और झूठ के हवाले से उन्हें जनता की अदालत में पेश कर दिया जाता है। ठीक है, मैं वापस आता हूँ। लेकिन पंकज जी मांगती है और जवाब मांगती है। जी पंकज जी, क्या 2023 का चुनाव जिसमें चेहरे पर मुद्दे हावी होंगे, कांग्रेस कह रही है कि योजनाओं के दम पर उन्होंने जो अच्छे काम किए उनके दम पर जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, मेरे को कांग्रेस के माननीय प्रवक्ता की बातों से कई सारी बातें सुनने में आई, समझने में आई, परंतु एक चीज तो इन्होंने बड़ी साफ गोई से स्वीकार किया कि चेहरे के नाम पे ठगा जाता है, जो इन्होंने 2018 में ठगने का काम भी किया। ये बात ठीक है, पूरी राजस्थान की जनता जानती है, पूरा देश जानता है कि आपने 2018 के चुनाव से पहले चेहरा तो क्या दिखाया और बाद में शासन किसको दिया, ये पूरी राजस्थान जानती है। और यही पीड़ा पिछले 4 साल से राजस्थान की जनता भुगत रही है। जी, आज स्थिति यह है कि कांग्रेस का जो अंदरूनी संघर्ष है, अब तक तो ये इनके पीसीसी मुख्यालय से लेके केवल सदन में था, आज सड़कों पे आ गया है। पिछले 3 दिन से अगर हम देखें तो कांग्रेस के नेता सचिन पायलट जी जगह जगह जाके सभाएं कर रहे हैं और संयोग से उनकी सभाओं में उनकी संख्या भी ठीक ठाक आ रही है। परंतु आज जो सचिन पायलट जी ने कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को उसके ऊपर अवश्य बोलना चाहिए। सचिन पायलट जी ने बोला कि तिजोरी में से पेपर लीक हो जाता है और बाजार में आ जाता है, सच में ये जादूगरी है। आप ये देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो पीसीसी के अध्यक्ष रहे हुए हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, वो स्वीकार कर रहे हैं कि तिजोरी में से पेपर निकला और बाजार में आ गया और उसको जादूगरी शब्द कहा है। ये वास्तव में महत्वपूर्ण है। ये सीधा सीधा दिखाता है कि कांग्रेस के अंदर खाने में कितना विरोधाभास है और आज उसी के काउंटर पे हैं। अब कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जी भी सभाएं करने निकले हैं। मुझे ऐसा लगता है कहीं ये सभाओं में लड़ भिड़ ना जाए और इन सब के पीछे राजस्थान की जनता का जो नुकसान हो रहा है उसकी चिंता किसी को नहीं है। पिछले 15 दिन से देखें तो राजस्थान में भयंकर सर्दी पड़ रही है और सर्दी के कारण न केवल किसानों की मृत्यु हो रही है, साथ में पाला पड़ने से सारी फसल सत्यानाश हो गया है। खासकर सब्जी की और सरसों की फसल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आज यहाँ राज्य में बैठे किसी भी नेता को, किसी भी मंत्री को इस बात की चिंता ही नहीं है कि पाला पड़ा है तो गिरदावरी करानी चाहिए, कोई मुआवजा आदेश हो गए। मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, आज जिला कलेक्टर को गिरदावरी के आदेश राज्य सरकार की तरफ से पंकज मीणा जी जारी किए गए थे। आप बात कर रहे थे चेहरे की। एक बार मेरी बात सुन लीजिए, हेमंत जी मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको एक बार अपनी बात पूरी कर लूं फिर। हाँ, आप कह रहे आदेश हो गए। मैं साथ में एक ऐसा पत्र लेके आया हूं जिसको क्या नाम है आपके विधानसभा की तरफ से जारी किया गया है और कहा गया है कि अब आने वाले समय में जब तक विधानसभा का सत्र चल रहा है तब तक कोई भी पंचायत समिति से लेके प्रधान सचिव तक, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक कोई भी मीटिंग नहीं करेगा जब तक विधानसभा चल रही है। वो ठीक है, लेकिन आपने कहा गिरदावरी का, तो वो आपके संज्ञान में लाना तो मेरी जिम्मेदारी है ना कि एक आदेश गिरदावरी को लेकर तमाम जिला कलेक्टर्स को आज जारी कर दिया गया। हेमंत जी मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मैं आपको यही बात कह रहा हूं कि जब आप पंचायत समिति से लेके प्रधान सचिव तक कोई मीटिंग ही नहीं कर पाएंगे तो गिरदावरी के आदेश जो है वो एग्जीक्यूट कैसे होंगे? और अगर एग्जीक्यूट हो गए, पटवारी से रिपोर्ट आ गई तो उसके ऊपर जिला कलेक्टर के निर्णय कैसे कर पाएगा? जब आप मीटिंग ही नहीं कर पाएंगे, जिला कलेक्टर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जब मीटिंग ही नहीं कर पाएंगे तो उसके ऊपर निर्णय कैसे होगा? यह आश्चर्यजनक बात है। क्या जब विधानसभा का सत्र चल रहा है सब तरह की मीटिंगों को, सब तरह की बैठकों को, सब तरह के आदेशों को बिल्कुल रोक दिया जाए, ये वास्तव में बहुत सरप्राइजिंग है। अब अच्छा तो ये रहता अगर कहीं संवेदनशीलता होती तो इनको चाहिए था कि गिरदावरी की रिपोर्ट 3 दिन आती रहती, एक अंतरिम मुआवजा तो घोषित करते आप, परंतु आप कुल मिला के आप अपने झगड़े निपटाने में व्यस्त है और इसके अलावा कुछ नहीं है। राजस्थान के 8 करोड़ की जनता की कोई चिंता नहीं आपको।
ठीक है पंकज जी, आपने जो सवाल पूछे हैं उनसे जवाब ले लूंगा, लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी मैं आपसे चाहता हूं। आपने चेहरे की बात की, क्या आपके यहां पर मुद्दों से ज्यादा चेहरे को तरजीह दी जाएगी, और दी जाएगी तो वो चेहरा कौन होगा? देखिए, मुद्दा आज की तारीख में बहुत सीधा से बात है। राजस्थान में कुशासन, राजस्थान में जंगल राज, राजस्थान में भ्रष्टाचार, ये आज राजस्थान की सबसे बड़ा मुद्दा है। पिछले 4 साल में 16 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। 25 लाख विद्यार्थी की परीक्षा में बैठते हैं, वो परीक्षा को रद्द करनी पड़ती है। जाएंगे या चेहरे पर जाएंगे? क्योंकि मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि उन्होंने तो साफ कर दिया कि हमने जो काम करवाया, हमारी योजनाएं, उसको हम जनता के बीच में जाएंगे, चेहरे पर हम बात नहीं करेंगे, लोगों के लिए अच्छे काम के आधार पर वोट मांगेंगे। आप क्या मुद्दों पर ही रहेंगे इनकी तरह, या फिर चेहरा लेकर के जाएंगे? क्योंकि हर चुनाव में एक सवाल होता है आपका कि दूल्हा कौन। मेरे ख्याल से जितने भी भारतीय जनता पार्टी की डिबेट या न्यूज 18 के ऊपर हुई जी। है, सब में एक बड़ा स्पष्ट संदेश है। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है कमल का फूल, हमारा लीडरशिप है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, काम करने की पद्धति, ये हमारा चुनाव का मुख्य एजेंडा होता है, और अभी भी आने वाले समय में ये होता है तो नहीं है। पिछले चुनाव पंकज जी देखिए, पिछले चुनाव में तो नहीं था, उससे पहले तो नहीं था, कोई चेहरा तो था पिछले चुनाव में आपका। हाँ, मैं बिल्कुल आपकी बात भी बता रहा हूँ हेमंत जी। हाँ। और जहां तक बात है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा योजनाओं के बारे में कहा, मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भी 3 योजना ये नहीं बता सकते जो इनके शासनकाल में शुरू हुई हो और जिसकी सफलता की दुहाई दे रहे हो। केवल इन्होंने जो हमारे शासनकाल में जो योजनाएं थी उनका नाम बदलने का काम किया है। आज हमने दर्शकों से सवाल पूछा था, चाहते हैं। आज हमने दर्शकों से सवाल पूछा था कि 2023 के चुनाव में चेहरे के बजाय क्या मुद्दे हावी होंगे। उस पर 89% लोगों ने कहा कि हाँ, चेहरे से ज्यादा मुद्दे हावी होंगे। और आप जो दोनों पार्टियां हो, चाहे कांग्रेस हो और बीजेपी हो, दोनों चेहरे से इतर मुद्दों की बात कर रही है। तो एसपी मित्तल साहब, इसे आप कैसे देख पा रहे हैं कि क्या 23 का चुनाव जो है वो ऐसा पहली दफा होगा जब दोनों ही पार्टियां बिना चेहरे के, स्थानीय बिना चेहरे के मुद्दे पर आएगी जनता के बीच में और मुद्दे हावी होंगे? हेमंत, देखिए, सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी में चेहरा नहीं दिखाना है, इसीलिए यह कहा जा रहा है कि वो बिना चेहरे के चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पिछली 2 बार से 3 बार से हमने देखा कि चेहरा घोषित किया गया था। इस बार वो चेहरा हमको नहीं दिखाना है, इसलिए हम कमल के फूल पे चुनाव लड़ेंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी का जो है वो उनकी गणित है, और वो इसी बात पे चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा आगे रखे या राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है उसकी जो दोषपूर्ण जो नीतियां उनको आगे रखे। अब सवाल है कांग्रेस का। कांग्रेस के अंदर आप जब जो सरकार होती है उसका जो मुखिया होता है उसी का चेहरा होता है। और राजस्थान में हम देख रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति में यदि सबसे बड़ा यदि किसी का कद है तो वो अशोक गहलोत साहब का है, वो सरकार के मुखिया हैं। आप देखो 2 दिन अभी 1 दिन पहले और 2 दिन का क्या नाम से चिंतन शिविर भी सरकार की ओर से किया गया, सब कुछ किया जो सरकार की ओर से जो किया जा सकता है किया जा रहा है। मैं आरसी चौधरी साहब की इस बात से भी सहमत हूं कि जो चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना है, शहरी रोजगार गारंटी योजना है, ओपीएस की स्कीम है, उसमें कोई दो राय नहीं कि ये लोकप्रिय योजना है और इसका लाभ कांग्रेस को मिलना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस के अंदर क्या लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। हम कांग्रेस से अलग हटके हम सचिन पायलट को अलग नहीं कर सकते, या कांग्रेस से हम सचिन पायलट को अलग नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं अभी 2 किसान सम्मेलन हुए, आगामी दिनों में 3-4 किसान सम्मेलन और भी होने हैं। एक और सरकार अपना चिंतन शिविर कर रही है, मुख्यमंत्री क्या नाम से दौरे पे कर रहे हैं, वहीं सचिन पायलट जो है वो किसान सम्मेलन कर रहे हैं। और लगातार आज दूसरे दिन भी उन्होंने लगातार सरकार पे हमला करा। और जो बात सचिन पायलट 2018 में अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में सरकार बनी थी, तब भी वो बात ये कहते थे कि जिन लोगों ने भाजपा के शासन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया है उनको सरकार में सम्मान मिलना चाहिए। आज 4 साल बाद जब अशोक गहलोत साहब अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं तो सचिन पायलट ने आज भी उस बात को रिपीट किया है कि जिन लोगों ने संघर्ष किया है, जिन लोगों ने सरकार बनाई है, उनको भी क्या नाम से कांग्रेस में सरकार में सम्मान मिलना चाहिए। मतलब जो स्थिति 2018 में सचिन पायलट की थी, आज स्थिति वो की वही वैसी की वैसी है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को ये मंथन करना होगा कि आखिर किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी और जो कांग्रेस के अंदर जो राजनीतिक खींचतान चल रही है उसको क्या नाम से कितना जल्दी दूर किया जाए। मित्तल साहब, आरसी चौधरी जी ने तो स्पष्ट कर ही दिया पहले ही कि वे योजनाओं के आधार पर, सरकार के काम के आधार पर जाएंगे, चेहरे से ठगने का काम होता है वो नहीं करेंगे। नहीं हेमंत, देखिए आखिर में सरकार का चेहरा कौन सा है। आप ये बात कह सकते हैं कि सरकार की उपलब्धियों को हम लेके जाएंगे, लेकिन सरकार की उन्हीं उपलब्धियों पर
सचिन पायलट साहब जैसे सवाल खड़ा कर रहे हैं, इस पर भी तो कांग्रेस को ठीक सोचना है, होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्यों आरसी लगातार चौधरी सवाल खड़ा कर रहे हैं? आरसी चौधरी जी, आप कह रहे हैं कि योजनाओं के आधार पर, सरकार के काम के आधार पर जाएंगे, लेकिन पिछले 2-3 दिन से तो लगातार इस तरह से आप ही के जो पार्टी के नेता हैं वो उन योजनाओं पर, उस कामों पर सवाल उठा रहे हैं और मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ा कि अच्छे काम पर इस तरह से पानी फिर गया। देखिए हेमंत, मैं कहना चाहूंगा, मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना और मैंने मित्तल साहब को भी सुना। हाँ। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि हमारे नेता, उन्होंने कहा कि 2 नेता हैं, बीजेपी के नेता ने कहा कि 2 नेता हैं और कहीं पे जो यात्रा के बीच में है, कहीं पे मुठभेड़ ना हो जाए, कहीं पे टक्कर ना हो जाए। कहना चाहूंगा कि हमारे नेता जनता की अदालत के बीच में है, जनता की आवाज और सुख और दुख के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहां हैं, ये प्रदेश की जनता ढूंढ रही है, जिन्होंने विपक्ष के तौर पर चुना था। अंतिम चुनावी वर्ष आ गया, केंद्र पे निर्णय हो गया, राज्य का नेतृत्व कौन करेगा बता नहीं सकते। देश का प्रधानमंत्री पंचायत चुनाव से लेकर देश के ऊपर तक की बात करते हैं और डबल इंजन की सरकारों पे, जहां पे उत्तराखंड की बात कहना चाहूंगा, जो विधेयक, जो कानून राजस्थान की विधानसभा में कांग्रेस की सरकार लेके आई, एंटी चीटिंग एक्ट 2022 बहस करके लेके आए। भारतीय जनता पार्टी का नेता सदन को छोड़ के चले गए थे और कहा था इससे सख्त कानून की जरूरत क्या है, और वही उत्तराखंड की सरकार अध्यादेश के माध्यम से उस कानून को लाने जा रही है। मैं पूछना चाहूंगा क्यों नहीं उस सदन में चर्चा कर ली जाती। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि देश के अलग अलग राज्य राजस्थान की योजनाओं का अनुसरण कर रहे हैं, जो पेपर लीक के बारे में कही। एक बात मैं ये कहना चाहूंगा। हाँ। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि सचिन पायलट जी ने अगर प्रश्न उठाया और मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता किरोड़ी लाल जी मीणा पार्टी के कार्यालय में प्रेस वार्ता नहीं कर सकते। 19 जनवरी को 2 साल से मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे, क्या वो जा रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा चिंता छात्रों से ज्यादा माफियाओं की है, गैंग की सुरक्षाओं की है। कोई भी उसके खिलाफ में आवाज नहीं उठाना चाहिए। और ये 16 पेपर लीक की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के 8 पेपर भी ये साथ में जोड़ देते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, आपने तो एसओजी को भी हक नहीं दिया था, पुलिस में मुकदमे दर्ज नहीं हुए थे। ये पेपर लीक का जो जनता के सामने लाने का कोई काम किया तो राजस्थान की एसओजी की एंटी चीटिंग सेल ने किया, क्योंकि राजस्थान की जनता प्रतिबद्ध है उन प्रतिभावान और होनहार छात्रों की जीवन की और उनकी प्रतिभा की सुरक्षा के लिए। ऐसा नहीं कि गैंग के पीछे खड़े हो जाए। और कटारिया जी जो गृह मंत्री होते थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, कहते थे मुझे शर्म आती है, मैं बेबस और लाचार हूं और मैं कहीं स्वयं आनंद पालना बन गया हूं। राजस्थान की सरकार जनता के लिए सख्त फैसले लेती है और इनके छलावे को हमने सबने जनता के सामने रखा है। गुजरात के अंदर 22 पेपर लीक होते हैं, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में 18 पेपर लीक होते हैं। सरकारी नौकरी देना नहीं चाहते हैं। जल थल नभ पूरी तीनों की जो चीजें हैं वो देश के प्रधानमंत्री ने बेच दी, वो सहस्थान बेच दिए। चौधरी साहब मैं आपको वापस से लाना चाहता हूं, आप डिटेल मत होइए। आप आज की बात करेंगे, हम राजस्थान की बात करेंगे। बीजेपी ये पूछ रही है कि सचिन पायलट ने कहा कि कोई अफसर शामिल नहीं तो तिजोरी से पेपर कैसे बाहर आया? ये तो जादूगरी हो गई। ये क्या है? ये सुझाव है या आलोचना है? कैसे देख रहे हैं? या आप जैसे कि आप हमेशा कहते हैं ये पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है, कैसे देखते हैं इस बयान को आप? क्या ये बयान नुकसान नहीं पहुंचाता पार्टी को, सरकार की जो योजनाओं को, उनके कार्यकलापों को? बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि सचिन पायलट जी 5 साल तक राजस्थान की जनता की अदालत के बीच में थे, उनके सुख और दुख में साथ खड़े थे और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को बेनकाब कर रहे थे। और 653 खाने जो 2 लाख करोड़ रुपए की कीमत की थी, राजस्थान की जनता को भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के निवाले से निकाल के लेके आए थे। जब भूमि अधिग्रहण बिल लेके आए थे तब वो पैदल देश के अंदर यात्राएं कर रहे थे, राज्य के अंदर यात्राएं कर रहे थे। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र के अंदर 100 किलोमीटर की पद यात्रा करके मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रहे थे। वो राजस्थान की जनता की आवाज की हुंकार भर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री उनकी बात का जवाब दे रहे हैं। देश के अंदर जब लोकतंत्र खत्म होता है तो तानाशाही पैदा होती है। जब विपक्ष अपनी भूमिका निभाने में नाकाम रहता है तो सचिन पायलट ने वो जनता का प्रश्न पूछा और हमारे मुख्यमंत्री ने वो जवाब दिया। और राजस्थान की पुलिस पे हमें भरोसा है, जो 2 मुख्य सरगना है जब गिरफ्तार होंगे तो पता चल जाएगा किस जादुई छड़ी ने वो पेपर कहां से लीक हुआ था, और देश की जनता के सामने और राजस्थान की जनता के सामने वो तथ्य रखेंगे। जनता की आवाज उठाना अगर गुनाह है तो मैं कहता हूं लोकतंत्र खत्म है। ये भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं, जहां पे सांसद है 25,
देश के प्रधानमंत्री के सामने राजस्थान के हितों के लिए बोल नहीं सकते। ईस्टर्न कैनाल का देश के प्रधानमंत्री ने 2 बार जिक्र किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद नहीं जो 13 जिलों से कह सके कि प्रधानमंत्री जी, पंकज जी, आपने जयपुर और पंकज मीना जी, ठीक है पंकज मीना जी जवाब दीजिए। वो पूरा आप कह रहे हैं सचिन पायलट के बयानों को लेकर, सचिन पायलट ने तो केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। अगर आपको सचिन पायलट के बयान इतने ही महत्वपूर्ण और सटीक लगते हैं तो उनका जवाब भी दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा क्या हुआ केंद्र सरकार का, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्या हुआ, 2 करोड़ रोजगार क्या हुआ, ये भी लगातार जिक्र कर रहे हैं सचिन पायलट। मैं बिल्कुल, मैंने इनके माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता जी की सारी बातें लिखी है, मैं एक एक करके इनका जवाब देना चाहूंगा। जल्दी जल्दी। पहली बात तो इन्होंने कहा कि किरोड़ी जी 19 तारीख को करने वाले थे, नहीं कर रहे, तो मैं इनकी जानकारी के लिए आपके चैनल के माध्यम से बता दूं 24 तारीख को वही कोई कार्यक्रम हो रहा है और वो विधानसभा पे घेराव करेंगे। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके युवाओं के मन में और बेरोजगार के मन में कहीं भी थोड़ी बहुत सहानुभूति है तो आपको भी उसमें शामिल होना चाहिए और राजस्थान के बेरोजगारी के दर्द को आपको मुखर होकर उठाना चाहिए। दूसरी बात आपने कहीं ना कहीं एसओजी की बात कर रहे थे, आप एसओजी का ये अधिकार वो अधिकार, बड़ा लंबा चौड़ा आपने भाषण दिया और मुझे तो ये भी अच्छा लगा कि आपने इनको पूरे भाषण का समय भी दिया। परंतु एक चीज आपको बताऊं मैं आपको, अभी 5 दिन पुरानी बात है पंकज मीना जी। नहीं बिल्कुल दिया ना, मैं तो इसकी प्रशंसा कर रहा हूँ। मैंने आपको भी बिना रोके टोके आपको भी उतने समय तक बोलने का मौका दिया था जितना इनको दिया है, बोलिए। जी बिल्कुल, मैं इसके लिए आपका बहुत हार्दिक आभारी हूँ। आप ऐसे अच्छे डिबेट कराते हैं और अच्छे डिबेट में सबको मौका देते हैं, इस बात के लिए मैं आपका आभारी हूँ। एसीडी का भी एसीडी का अभी 5 डीजी नए बने, कितने दिनों बाद में मुकदमा किया था, बता दीजिए ना। आपके शासन में जो मुकदमे डीजी बनते पहला आदेश कितने पेपर लीक हुए थे, बता दीजिए ना। किया जाएगा, बता दीजिए ना। उजागर नहीं किया जाएगा, उनकी रकम उजागर नहीं कराई जाएगी। ये तो भला हो राजस्थान की मीडिया का और विपक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बोल गया और कहा कि कोई भी पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, कोई भी मीडिया कवरेज नहीं कर सकेगा, कोई भी मीडिया छाप नहीं सकेगा। अब आप मजे की बात देखिए ना, ये कांग्रेस वो एसीडी के डीजी वहीं नहीं रुके, कानून काला तब तक मुंह पे ताला, दोबारा आदेश निकाला कि आप मौखिक आदेश दिया कि आप मीडिया ट्रायल से पहले उनको उजागर नहीं करेंगे, मीडिया ट्रायल नहीं होगा, कोर्ट पे जाने से पहले आप उजागर नहीं करेंगे। तो ये इनका जो बीच में बात काट रहे कहीं ना कहीं इनके बौखलाहट के अलावा कुछ नहीं। पूछ रहा हूँ, हम सीआईए लेके गए थे कोर्ट के अंदर, आपकी सारी बातों का जवाब दे रहा हूँ, आपने कहा था मीडिया कवरेज नहीं करेगी, सुनिए राजस्थान की सरकार ने किया था ना, जब आपके ऊपर आरोप लगते हैं, जब सच्चाई सामने आती है तो बौखलाहट मत दिखाइए। आपने संशोधन किया देश की संसद में, भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली भारतीय जनता पार्टी किससे पूछ रही है? कर्नाटक के अंदर 40% कमीशन लिया जाता है, आज भी आत्महत्या कर लेते हैं। राजस्थान के अंदर आप बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे सकते हैं, मेरे को जानता हूं, आपके भाषण देने की क्षमता बहुत अच्छी है, पर जनता की बात सुनने दीजिए। आप जनता के मुद्दे दबाइए नहीं, जनता की आवाज दबाइएगा नहीं, आपकी बात सुनने, आपकी बात सुनिए, सुनिए आपकी बात, बोलने दीजिए, आपकी बात सुनिए। हाँ चौधरी जवाब दीजिए, चौधरी साहब जवाब आपके पास भी नहीं है ना, फिर जवाब आप भी दीजिए। जवाब तो आपको भी देना चाहिए। चौधरी साहब चिल्लाइए नहीं। अरे चौधरी साहब, वो अधिकारी कहाँ है अभी तक? तो परेशानी हो जाएगी, तबियत बिगड़ जाएगी। आप शांति से सुनिए। हाँ जवाब सुनिए, जवाब दीजिए। अरे जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। अरे सुनिए सही महाराज, अब आप जवाब सुनिए सही। आप मुझे मेरी आवाज रोकना चाहते हैं, आप जनता की आवाज रोकना मेरे पास समय नहीं है। एसपी मित्तल साहब, क्या विकास के दम पर कोई चुनाव जीता जा सकता है और चेहरे के सामने असली मुद्दे के पीछे चले जाते हैं? नहीं देखिए हेमंत, जो विकास के काम है, विकास का जो मुद्दा है वो तो हर चुनाव में रहता है, लेकिन हम कई बार ऐसा देखते हैं कि इन पर क्या नाम से जाति और धर्म का जब क्या नाम से समीकरण होता है तो कई बार विकास के मुद्दे पीछे रह जाते हैं और जो जाति का जो आधार है वो क्या नाम से बहुत ज्यादा आगे आ जाता है। अब चूंकि राजस्थान में 9 महीने रह गए चुनाव के, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से डिबेट अभी हो रही है, कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है, आने वाले दिनों के अंदर ये हमें और ज्यादा क्या नाम से गंभीर स्थिति देखने को मिलेगी। छोटा सा कमेंट चाहता हूं कि इस बार के चुनाव में क्या युवाओं का मुद्दा अहम होगा, बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा भी अहम होगा राजस्थान में? स्वाभाविक है, ये जो मुद्दे युवाओं का मुद्दा है और जो महंगाई का मुद्दा है ये हर चुनाव में रहता है और इस बार भी क्या नाम से ये राजस्थान के अंदर ये रहने वाला है। पर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से क्या नाम से पेपर आउट हुए हैं और जिस तरीके से युवाओं में आक्रोश भी है, ये मुद्दा स्वाभाविक रूप से क्या नाम से विधानसभा चुनाव तक बना रहेगा। जो युवाओं की बात करेगा और वही मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में बाजी मारेगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 2023 की बिसात जो है वो कुल मिलाकर के बिछ गई है। पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनावी मैदान में भी है,
आक्रामकता के साथ और रणनीति के साथ भी, लेकिन कौन कितना कामयाब होता है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। नमस्कार।